जय हिंद बच्चों। आज के वीडियो में हम बात कर रहे हैं यूनियन एग्जीक्यूटिव। और यूनियन एग्जीक्यूटिव में सबसे पहले हमने पढ़ा था प्रेसिडेंट, उसके बाद में हमने पढ़ा प्रेसिडेंट के बाद प्राइम मिनिस्टर, और अब हम पढ़ रहे हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स या मंत्री परिषद का क्या रूल है, मंत्री परिषद किस प्रकार से बनती है, उसका गठन किस प्रकार से होता है। हम बात कर रहे हैं भारत की। भारत में मंत्री परिषद का गठन किस प्रकार से होता है, इस पर हम बात कर रहे हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, इन दोनों की अगर हम बात करें तो इन दोनों के कार्य सेम होते हैं, क्योंकि मंत्री परिषद में से ही एक व्यक्ति को प्रधानमंत्री के रूप में चुना जाता है। मंत्री परिषद में एक प्रधानमंत्री और विभिन्न श्रेणियों के मंत्री शामिल होते हैं। जो मूल कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें मंत्रियों की संख्या कहीं पर कोई निश्चित नहीं थी। मंत्री परिषद में कितने भी मंत्री हो सकते थे, लेकिन 91 जो अमेंडमेंट किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में, ये कब हुआ था? 2003 में हुआ था। और इस अमेंडमेंट के आधार पर यह व्यवस्था की गई है कि प्राइम मिनिस्टर के सहित मंत्री परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी होगी? वो लोकसभा की कुल सदस्य संख्या की 15% होगी। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 75 के विभिन्न भागों में मंत्री परिषद की रचना के संबंध में केवल निम्न बातों का उल्लेख किया गया है। अब वो कौन कौन सी चीजें हैं जिनका उल्लेख यहाँ पर किया गया है? फर्स्ट है, प्रधानमंत्री की सलाह से राष्ट्रपति अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। मतलब इसका तात्पर्य है कि जो भी काउंसिल होगी उसमें प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करेगा सभी मिनिस्टर्स को, लेकिन वो कौन करेगा? जिनको वो चाहता है कि इनको निम्न पद दिए जाए। होगा किसके नाम से? राष्ट्रपति के नाम से, लेकिन नाम सजेस्ट कौन करता है? प्राइम मिनिस्टर। सेकंड है, मंत्रीगण राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रहेंगे। मतलब राष्ट्रपति जब तक चाहेगा मंत्री अपने पद पर कार्य करेंगे, लेकिन हम जानते हैं कि जो पार्लियामेंट्री सिस्टम होता है उसमें राष्ट्रपति के हाथों में वास्तविक शक्तियां नहीं होती, बल्कि किसके हाथ में पावर्स होती है? वो होती है प्राइम मिनिस्टर के हाथों में। थर्ड है, जो मंत्री परिषद है वो सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? लोकसभा के प्रति। लोकसभा क्या है? वो फर्स्ट हाउस है, लोअर हाउस है। फोर्थ है, प्रत्येक मंत्री को अपने पद पर धारण करने के पूर्व राष्ट्रपति के सामने अपने पद और गोपनीयता की शपथ लेनी पड़ती, ओथ लेनी पड़ती है। फिफ्थ है, यदि कोई मंत्री अपना पद धारण करने के 6 माह बाद तक संसद के किसी भी हाउस का अगर सदस्य मेंबर नहीं होता है तो वो मंत्री परिषद में नहीं रह सकता है। नेक्स्ट है, मंत्रियों को ये सब वेतन भत्ते प्राप्त होंगे जो भी पार्लियामेंट समय समय पर निश्चित करेगी, या अगर उनके वेतन को बढ़ाती है तो उसी अकॉर्डिंग उनके वेतन भत्ते भी चेंज हो जाते हैं। मंत्री परिषद के गठन के संबंध में केवल यही कुछ औपचारिक व्यवस्थाएं हैं, और इन औपचारिक व्यवस्थाओं से यह पता नहीं चलता कि वास्तव में मंत्री परिषद का गठन किस प्रकार से होता है। अगर हम वास्तव में बात करें मंत्री परिषद के गठन की, तो मंत्री परिषद का जो टोटली गठन है वो किस पर डिपेंड करता है? वो उस दल पर निर्भर करता है, और उस दल के नेता मतलब प्रधानमंत्री पर निर्भर करता है। अब बात आती है कि मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल में क्या डिफरेंस है, कैबिनेट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में क्या डिफरेंस है। साधारणतः जो जनता है वो मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल दोनों को एक ही मानते हैं, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। मंत्री परिषद में राजनीतिक कार्यपालिका के सभी सदस्यों, जिनमें कि 50 से लेकर 75 तक सदस्य होते हैं, उन्हें शामिल किया जाता है। इसलिए मंत्री परिषद बड़ी होती है, लेकिन जब हम उनमें से कुछ महत्वपूर्ण लोगों को चुनते हैं, महत्वपूर्ण विभाग अगर उन्हें देते हैं, तो ऐसी छोटी संस्था को मंत्रिमंडल या कैबिनेट कहा जाता है। इस मंत्री परिषद में 5 स्तर के मंत्री होते हैं, जिनमें से केवल जो फर्स्ट वाले जो लेवल के मंत्री होते हैं उन्हें ही कैबिनेट कहा जाता है। मतलब जो प्रमुख मंत्री होते हैं, जैसे कि गृह विभाग है, वित्त विभाग है या रक्षा विभाग है, इस प्रकार से जो प्रमुख विभागों के मंत्री होते हैं कैबिनेट में केवल वही शामिल होते हैं।
अब इनके डिफरेंस की हम बात कर रहे हैं तो फर्स्ट है मंत्रिपरिषद में प्रथम स्तर के मंत्री जो सदस्य होते हैं वो मंत्री कहलाते हैं। ये मंत्रिमंडल और कैबिनेट के सदस्य होते हैं। भारत में इनकी संख्या 12 से लेकर 32 तक रहते हैं और ये प्रमुख विभागों के अध्यक्ष होते हैं। मतलब जो संपूर्ण मंत्रिपरिषद होती है उसमें जो प्रथम स्तर के मंत्री होते हैं, पहले जो मंत्री होते हैं जिनको टॉप विभाग दिए जाते हैं, वो मंत्रिमंडल के सदस्य कहलाते हैं। मतलब मंत्रिमंडल मंत्रिपरिषद का एक पार्ट है। सेकंड है कुछ ऐसे मंत्री जो मंत्रिमंडलीय स्तर के मंत्री होते हुए भी कैबिनेट के सदस्य नहीं होते, वे मंत्री भी विभागों के अध्यक्ष होते हैं और उन्हें मंत्रिमंडल के सदस्यों के समान वेतन प्राप्त होता है। लेकिन मंत्रिमंडल की बैठकों में इनके द्वारा अधिकारों के रूप में नहीं, बल्कि प्रधानमंत्री जब उनको आमंत्रित करते हैं बैठक में भाग लेने के लिए तभी वो भाग लेते हैं, अन्यथा वो भाग नहीं लेते। थर्ड में राज्य मंत्री आते हैं जिनकी स्थिति तो पूर्ण मंत्री की जैसे या उप मंत्री के बीच की होती है, लेकिन ये विशेष महत्वपूर्ण विभागों से रिलेटेड होते हैं। कभी कभी इन विभागों के स्वतंत्र प्रधान के रूप में भी ये कार्य करते हैं, लेकिन ये मंत्रिमंडल के कार्य नहीं करते हैं। फोर्थ है राज्य मंत्रियों के बाद उप मंत्रियों की श्रेणी आती है। उप मंत्रियों में ज्येष्ठ मंत्रियों के अधीन रहते हुए ये मंत्रियों की सहायता या प्रमुख मंत्रियों की सहायता करते हैं। पांचवा है उप मंत्रियों से नीचे के जो स्तर के मंत्री होते हैं उन्हें संसदीय सचिव कहते हैं। लेकिन इस संबंध में विवाद रहता है कि क्या संसदीय सचिवों को मंत्री माना जाए या नहीं माना जाए। ये विभागीय मंत्रियों को प्रशासनिक कार्यों में विशेष रूप से संसदीय कार्यों के संबंध में सहायता पहुंचाने का कार्य करते हैं। अगर हम बात करें उपरोक्त पांचों प्रकार के मंत्रियों की तो सामूहिक रूप से इन्हें मंत्रिपरिषद के नाम से जाना जाता है। तो मंत्रिपरिषद क्या हुई? एक बड़ी संस्था हुई। और जब हम केवल प्रथम स्तर के फर्स्ट ग्रेड वाले मंत्रियों की बात करते हैं तो उसे मंत्रिमंडल के नाम से जाना जाता है। प्रधानमंत्री अगर कार्य संचालन करते हैं तो केवल कैबिनेट या मंत्रिमंडल के सदस्यों से ही मोस्टली परामर्श लेते हैं। अब है कि मंत्रिमंडल की कार्य और शक्तियां कौन कौन सी होती है। नंबर 1 है राष्ट्रीय नीति निर्धारित करना। मतलब देश के संबंध में जो भी महत्वपूर्ण नीति होती है, किस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय शासन का संचालन किया जाएगा, किस प्रकार से देश में कौन कौन सी नीतियां अपनाई जाएगी, वैदेशिक संबंधों का संचालन किस प्रकार से किया जाएगा, प्रशासनिक कार्य कैसे होंगे, तो ये सारे राष्ट्रीय नीति को निर्धारित करने के कार्य इनके द्वारा किए जाते हैं। सेकंड है राष्ट्रीय कार्यपालिका पर सर्वोच्च नियंत्रण भी इनके द्वारा रखा जाता है। वैसे तो अगर हम बात करते हैं नाम मात्र की तो समस्त कार्यपालिका जो शक्तियां होती है वो राष्ट्रपति के हाथों में होती है, लेकिन अगर हम व्यवहार में बात करते हैं, प्रैक्टिकली बात करते हैं तो मोस्टली जो एग्जीक्यूटिव पावर्स होती है उनका यूज हमें पता है कि प्रेसिडेंट न करके प्राइम मिनिस्टर करता है। थर्ड है मंत्रिमंडल के समन्वयकारी कार्य भी इसके द्वारा किए जाते हैं। मंत्रिमंडल में आपको पता है कि कैबिनेट में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, चाहे वो फाइनेंस हो, चाहे अदर एजुकेशन डिपार्टमेंट हो। तो इस प्रकार से इन सभी विभागों में कोऑर्डिनेशन का जो वर्क है वो भी इनके द्वारा किया जाता है। फाइनेंशियल वर्क भी मंत्रिमंडल करता है। फाइनेंशियल से तात्पर्य है बजट मेकिंग। बजट मेकिंग का कार्य आपको पता है कि अप्रैल से शुरू होकर फाइनेंशियल ईयर और मार्च तक चलता है। इस बीच में बहुत सारी मांगे पूछी जाती है, राज्यों से भी केंद्र से भी, उन सबको इकट्ठा किया जाता है, फिर अनुमान लगाया जाता है, फिर देखा जाता है कि इनकम के सोर्स कौन कौन से होंगे और उनको किस किस मद पर खर्च किया जाएगा। इस प्रकार से जो इनकम है और जो खर्चे हैं उनका हिसाब लगाकर बजट मेकिंग किया जाता है और ये वित्तीय कार्य भी मंत्रिमंडल या परिषद के द्वारा ही किए जाते हैं। फिफ्थ है वैदेशिक संबंधों का संचालन या इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का कार्य करना। किस प्रकार से इंटरनेशनल रिलेशंस वर्क करेंगे, ये सारे कार्य भी इसके द्वारा ही किए जाते हैं। इसके अलावा महत्वपूर्ण नियुक्तियों की बात आती है कि कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा राष्ट्रपति को जिन भी पदाधिकारियों की नियुक्ति करने का अधिकार प्रदान किया गया है, वास्तव में अगर हम उन अधिकारों की बात करते हैं नियुक्तियों की, तो वो मंत्रिमंडल के सजेशंस पर ही की जाती है। मंत्रिमंडल और उसका प्रधान कौन होता है?
प्राइम मिनिस्टर। तो ये जब बताते हैं कि इस व्यक्ति को इस पद पर बिठाया जाएगा तो राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर करता है। इस प्रकार से नियुक्ति संबंधी वास्तविक शक्तियां हैं वो भी मंत्रिमंडल के हाथों में ही रहती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मंत्रिमंडल की बैठकों की। मंत्रिमंडल की बैठकें प्रधानमंत्री की इच्छा अनुसार ही की जाती है। प्रधानमंत्री के द्वारा इन बैठकों का कार्यक्रम निश्चित किया जाता है। मंत्रिमंडल की बैठक सप्ताह में एक बार होती है, लेकिन ऐसा कोई आवश्यक नहीं है। जब भी कोई विशेष परिस्थिति होती है तो सप्ताह में कई बार ऐसी बैठकें की जा सकती है। इन बैठकों का जो सभापतित्व है वो प्रधानमंत्री द्वारा किया जाता है और बैठकों की समस्त कार्रवाई है वो गुप्त रखी जाती है। मंत्रिमंडल की बैठकों में जो भी निर्णय लिए जाते हैं वे मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों के लिए अनिवार्य रूप से मान्य होते हैं। ऐसा नहीं कि कुछ लोग उसको मान रहे हैं, कुछ लोग उसको नहीं मान रहे हैं। मंत्रिमंडल का कोई सदस्य त्यागपत्र देकर इन निर्णयों का, डिसीजंस का विरोध भी कर सकता है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता है। इसलिए मंत्रिमंडल की बैठकों या उससे संबंधित जो भी कार्य होते हैं वो प्रधानमंत्री की इच्छा पर ही निर्भर करते हैं। इस प्रकार से जो संसदीय शासन होता है, जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, उसमें देश से संबंधित समस्त कार्य प्रधानमंत्री और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के द्वारा ही किए जाते हैं, इसलिए महत्वपूर्ण स्थान रखती है। आज के वीडियो में इतना ही।